नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाविकास आघाड़ी में नहीं दिख रही है एकता, नाइट कर्फ्यू असरदार नहीं होगा, बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। महाविकास आघाड़ी में नहीं दिख रही है एकता। मुंबई कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें यह पता है कि राउत शिवसेना के सांसद है, पार्टी मुख्य पत्र के कार्यकारी संपादक है, लेकिन उनका एक अलग ही रूप इन दिनों दिखाई दे रहा है। वे आजकल राका सुप्रीमो शरद पवार के प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो यूपीए का हिस्सा नहीं है। वे ऐसे बयान न ही दे तो बेहतर होगा। नाना पटोले का कहना है कि हमारे नेताओं पर यदि कोई टिप्पणी की जाती है तो हमें भी विचार करना ही पड़ेगा। हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि सरकार हमारे कारण अस्तित्व में है, हम उसके कारण नहीं। जो लोग पवार की वकालत कर रहे हैं वे उसे रोक दे तो अच्छा होगा। जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिक यांनी तयार करून दिला असं फडणवीस कसं आहे की फडणवीस आमचे चांगले मित्र आहेत हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। ते राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेत, आज विरोधी पक्ष नेते आहेत। राज्याचे मुख्य सचिव यांनी दिलेला रिपोर्ट हा एखाद्या मंत्र्यांनी तयार करून दिलेला आहे असं बालिशपणाचं त्यामध्ये प्रश्न निर्माण करणं हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रासारख्या राज्याला, कारण की महाराष्ट्राने सांसदीय व्यवस्थेचं चांगले उदाहरण देशाला दिलेलं आहे आणि त्या राज्याचा मुख्यमंत्री असलेला माणूस, आता विरोधी पक्ष नेता असलेला माणूस या पद्धतीचं बालिश वक्तव्य करत असेल तर हे काही राज्यासाठी भूषण आहे। काँग्रेस सगळ्याच निवडणुका या सोबळावर लढणार आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून तर विधानसभा। काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील या विधानसभा असतील हे आम्ही स्वबळावर लढू। वारंवार युपीएचं अध्यक्षपद बदललं जावं अशी चर्चा होते, विशेषतः शिवसेनेकडनं वारंवार बोललं जात आहे, काय म्हणणं? खासदार संजय राऊत हे आता शरद पवारांचे प्रवक्ते झालेले आहेत, ते शिवसेनेचे खासदार राहिलेले नाहीत किंवा प्रवक्ते राहिले नाहीत। अशा पद्धतीचे जे वक्तव्य सातत्यानं करतात, कारण की शिवसेना ही युपीएचं कुठलेही सदस्य नाही आणि जेव्हा शिवसेना युपीएची सदस्य नाही तर त्या पद्धतीचं वक्तव्य करायचा अधिकार त्यांना नाही असं आमचं मत आहे। पण अजूनही संजय राऊत त्या पद्धतीचं बोलतात। आता त्यांच्याबद्दलचं फार काही बोलावं असं वाटत नाही, पण मुख्यमंत्र्यांसोबत एकदा माझं आमोरसमोर बोलणं झाल्यानंतर या गोष्टीची आम्ही स्पष्टता त्यांच्यासमोर मांडू। आमच्या नेत्यांच्याबद्दल कुठल्याही व्यक्तींनी या पद्धतीचं वक्तव्य करणं हे आम्हाला मान्य नाही आणि त्या पद्धतीची भूमिका स्पष्टतेने आम्ही मांडणार। तो वही दूसरी ओर नाइट कर्फ्यू असरदार नहीं होगा। दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और शनिवार रविवार को लगाए जाने वाले कर्फ्यू ज्यादा असरदार नहीं है। इनका मानना है कि वैक्सीनेशन से कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगाई जा सकती है। बता दें कि देश भर से इन दिनों कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग से वायरस के प्रचार को रोका जा सकता है, लेकिन आंशिक लॉकडाउन जैसे कि नाइट कर्फ्यू और हफ्ते के अंत में लगाए जाने वाले लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण अभियान को तेज करने पर विचार कर रही है। टीके के लिए उम्र की सीमा घटाई जा रही है। तो वही तीसरी ओर बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग। बंगाल और असम की कुल 77 सीटों पर शनिवार को पहले चरण की वोटिंग हुई। इसमें बंगाल की 30 और असम की 47 सीटें शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर बाद 6:45 तक बंगाल में 80% और असम में 77% वोटिंग हुई है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हुए हैं और वहां बंगाल पर भाषण दे रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।